नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहू अपने मायके की धौंस देकर सास पर करती थी अत्याचार। जब बहू ने सास का मायका देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अरे, तुम गांव में रहने वाली लोग सच में गंवार ही होती हो क्या? तुम लोगों को ना तो खाने का ढंग है, ना ही पहनने का। अरे, नहाने के लिए ऐसे बर्तनों में कौन पानी गर्म करता है भला? तुमको इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि घर में गीजर लगवा ले? पता नहीं, मेरी भी मत्ती मारी गई थी। जो राजन के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, ये एक बार भी उसके परिवार वालों के बारे में पता लगाने की नहीं सोचा और थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ मुझसे। और मैं पागल शादी ही कर बैठी राजन से। शायद मुझे ऐसा पता होता कि गांव की लाइफ स्टाइल इतनी बोरिंग होती है तो मैं राजन से शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं होती। नई बहू हेमा ये सारी बातें अपनी सासू माँ मीना जी को सुना रही थी। मीना जी पढ़ी लिखी, ऊंचे खानदान की एक सभ्य परिवार की शिक्षित महिला थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी समझकर एक शब्द भी नहीं कहा। मीरा जी का उसके विरोध में कुछ भी ना कहना हेमा को और भी बुरा लगा और वह पैर पटकते हुए वहां से अपने ऊपर के कमरे में चली गई। मीना जी और सतीश जी ने अपने 2 मंजिला पक्का मकान अपनी कमाई से बनवाया था। सतीश जी अपने ही गांव से लगे एक छोटे से शहर के एक बैंक में मैनेजर की नौकरी करती थी। उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपने उसूलों के पक्के थे। उनकी सोच थी कि वह किसी को देकर खाते थे, लेकिन किसी से लेकर नहीं खाते थे। इसलिए उन्होंने मीरा जी के मायके से कभी भी दहेज की डिमांड नहीं की। मीरा जी के पिताजी ने भी सतीश जी की ईमानदारी और कर्मठता को देखकर ही अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी थी। मीना जी बचपन से ही अपने पिता के घर में राजकुमारियों की तरह पली बड़ी थी, लेकिन पति के घर में आने के बाद बहुत सी चीज़ों का अभाव होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें किसी चीज़ की कमी के कारण असुविधा हो रही है, बल्कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ सामंजस्य बैठाने की हर संभव कोशिश करती रहती थी। उसी का परिणाम था कि उनकी इज्जत सतीश जी के नज़रों में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन नई नवेली बहू हेमा को तो ना ही किसी के मान सम्मान की चिंता थी, ना ही किसी की इज्जत की परवाह। उसकी तो जो मन में आया बस वही बोल देती थी। उसने देखा उसकी शादी में उसके पापा ने बहुत से कीमती सामान दिए हैं, लेकिन मेहमानों की आप भगत और लेन देन में व्यस्त होने के कारण दहेज का सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा था। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही हेमा अपने मायके से आए सारे सामान को अपने कमरे में रखने के लिए कह देती है। उसने ये भी नहीं देखा कि किसी को फुर्सत है या नहीं। उसे तो बस यही लग रहा था कि उसका सामान सबसे पहले व्यवस्थित होना चाहिए। उसको किसी की सुविधा से कोई मतलब नहीं था, लेकिन शादी की व्यवस्था के कारण किसी को भी समय नहीं था उसके सामान को व्यवस्थित करने का। लेकिन हेमा की नज़र तो अपने मायके से आए हुए एसी, टीवी, फ्रिज और सोफे पर ही थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी सारा सामान उसके कमरे में सेट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सामान को उसकी सास अपने कमरे में या घर के किसी और जगह में ना लगवा ले। शादी के तुरंत बाद वह बाथरूम में नहाने गई थी। तब भी उसे इतनी समझदारी नहीं थी कि वह अपनी सासू माँ से कैसी बातें करे। उसने उसी दिन उल्टा सीधा सुना दिया कि वह गीजर में गर्म किया गया पानी से ही नहाती है, उसकी आदत नहीं है भगोने में गर्म किए पानी से नहाने की। यहाँ तो गीजर भी नहीं है, मैं तो ऐसे गवारों की तरह नहीं नहा सकती। तभी मीना जी ने बात का बतंगड़ ना करते हुए
उसे तुरंत भगोने में पानी गर्म करके दिया ताकि बहू को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन हेमा ने मीना जी को उस पर भी 4 बातें सुना डाली। अरे माँ जी, आप लोग भी ना कौन से जमाने में जीते हो। मेरे मायके में तो हर बाथरूम में गीजर लगा है, सभी नल से गर्म पानी आता है। हम लोग जब चाहे तब गर्म पानी ले सकते हैं। और यहाँ देख लो, एक मग गर्म पानी लेने के लिए 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। छी, कैसे रह लेते हो आप लोग ऐसे घरों में। बहू ने मुंह बनाते हुए अपनी सास पर व्यंग बाण छोड़े। फिर भी मीना जी ने उसे कुछ नहीं कहा और जल्दी से गर्म पानी लाकर उसे दे दिया। हेमा अच्छी तरह से नहाकर अपने कमरे में चली गई। उसका पति राजन वहीं बैठकर ऑफिस का कुछ काम लैपटॉप में कर रहा था। वह उस पर भड़कते हुए बोली, अरे यार, तुम्हारे घर में तो कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो बाथरूम में गीजर है, ना ही किचन में आरओ का पानी है। मैं तो नॉर्मल पानी कभी नहीं पीती हूँ, तुम तो जानते ही हो यार। तुम ऐसा करना, मेरे लिए आरओ के पानी की बोतल मंगवा देना। मैं तो तुम्हारे घर का नॉर्मल पानी नहीं पीऊंगी, वरना तुम तो जानते ही हो ना, मेरा गला खराब हो जाता है। कहीं मैं बीमार पड़ गई तो। राजन ने एक नजर अपनी पत्नी की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, वारे आज की जनरेशन। और फिर मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बाबा, तुम्हें नॉर्मल पानी पीने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल खरीद कर ला दूंगा। जितने दिन तुम यहाँ रहोगी तुम उसी का पानी पीना। तभी हेमा आंखें नचाते हुए बोली, ओ मिस्टर, अभी तो बोतल के पानी से काम चल जाएगा, लेकिन जब मैं दोबारा अपने मायके से यहाँ आऊंगी, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथ मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना होगा ना। तब तो मुझे हमेशा आरओ के पानी की जरूरत होगी, इसलिए मेरे दोबारा आने से पहले ही किचन में आरओ और बाथरूम में गीजर लगवा देना, समझे। मैं तुम्हारी माँ की तरह भगोने से पानी गर्म करके नहाने वाली नहीं हूँ। तभी हेमा को बुलाने एक बच्ची उनके कमरे में आई जो मेहमान थी। हेमा तैयार होकर नीचे चली गई क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। मीना जी ने उसे खाने में क्या क्या बनाना है सब समझाकर उसकी मदद के लिए अपने भतीजे बहू को कहकर वह दूसरे काम में व्यस्त हो गई। हेमा ने पहले ज्यादा खाना तो बनाया नहीं था, इसलिए वह मन ही मन चिड़चिड़ा रही थी। फिर भी वह मेहमानों के साथ मिलकर जैसे तैसे खाना बनाने में लगी रही। जब सभी लोग खाना खाने बैठे तभी सतीश जी ने 2 रोटी और खाने के लिए मांग ली। तभी हेमा खींचते हुए बोली, पिताजी, अगर आपको रोटी ही खानी थी तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था ना। मेरे मायके में ऐसा नहीं होता कि जब जिसका जी चाहे तभी खा ले। वहां गिनकर रोटियां बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तभी रोटियां तैयार मिलेंगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी, आज मैं चावल ही खा लूंगी। कहते हुए हेमा गुस्से से सतीश जी की थाली में 2 रोटी पटकते हुए बोली और खुद चावल निकालकर अपनी थाली में डालने लगी। सतीश जी अपनी नई नवेली बहू का ऐसा रूप देखकर अबाक रह गई। उन्हें अपने इस तरह के अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। बहू का इस तरह का व्यवहार देखकर तो मीना जी भी चौंक गई, पर उनसे अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह बोली, बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो मुझसे ले लो ना रोटी। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी, जब ऐसा ही था तो पहले ही क्यों नहीं दे दी खुद की रोटी। आप दोनों एक जैसे ही हो। अब चलिए चुपचाप खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाना खाने दीजिए। मेरे मायके में खाने के समय ऐसी बहस नहीं होती। कहकर हेमा गुस्से में जल्दी जल्दी खाना खाने लगी और सबसे पहले खाना खाकर सारे बर्तन वही छोड़कर अपने कमरे में चली गई।
शादी में आए 2-4 मेहमान जो रुके हुए थे, वे भी बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गए, लेकिन किसी ने भी उस समय कुछ नहीं कहा। जब 2-3 दिनों के बाद सभी मेहमान चले गए, तब हेमा के मायके से आए सारे सामान की धीरे धीरे फिटिंग होने लगी। हेमा के मायके से जितना भी सामान आया था, लगभग सारे सामान को तो उसके कमरे में रखवा दिया गया था, लेकिन वहां से आए सामान में एक बड़ा सा टीवी भी था, जिसे मीना जी ने सोचा इतने बड़ी टीवी को कमरे में ना लगवाते हुए हॉल में लगवा देंगे, और हॉल का जो छोटा वाला टीवी है उसे बहू के कमरे में लगवा देंगे, ताकि उनको भी असुविधा ना हो, क्योंकि इतना बड़ा टीवी इतने छोटे से कमरे में देखने से आंखों पर असर होता है। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। हेमा ने जैसे ही अपने मायके का नया टीवी हॉल में लगा हुआ देखा, वह आंख बबूला हो गई और गुस्से से चिल्लाती ही बोली, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े टीवी को हॉल में लगवाने की? मेरे पापा ने इतनी महंगी टीवी मुझे मेरे कमरे में लगवाने के लिए दी थी, और आप लोगों ने हॉल में लगवा ली। किससे पूछकर लगवाया है आपने? मीना जी बहू की बातें सुनकर रो पड़ी। तभी सतीश जी बोले, अरे इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है बहू? तुम्हें नया वाला टीवी चाहिए तो वही टीवी लगवा लो अपने कमरे में। हमने सोचा इतना बड़ा टीवी और छोटे से कमरे में रहकर देखोगे तो कहीं आंखों पर गलत असर ना पड़े, इसलिए हमने यहाँ लगवा लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो अभी इसे निकाल कर तुम्हारे कमरे में ही लगवा देते हैं। हेमा तुरंत बोली, हाँ हाँ, अभी के अभी इस टीवी को निकलवा कर मेरे कमरे में लगवाइए। मेरी आदत नहीं है ऐसे छोटे से टीवी को देखने की, आप लोगों की आदत होगी, इसलिए आप लोग ही देखिए। मेरे मायके में भी बहुत बड़ा टीवी लगा है, इसलिए मेरी आदत है बड़े टीवी में ही देखने की। ऐसी घटिया टीवी तो आप लोगों को ही मुबारक हो। कहकर हेमा वहां से अपने कमरे में चली गई। मीना जी अपने पति सतीश जी से कहती हैं, क्यों जी, वैसा देखे जाए तो हमारे पास भी तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप भी नौकरी करते थे और हमारा बेटा भी नौकरी करता है, आपको अब भी पेंशन मिलती है। हमारे घर कर्ज अच्छी तरह से चल रहा है, ना ही मुझे आज तक किसी चीज की कोई कमी महसूस हुई है। लेकिन जब से बहू हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती है। उसको तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके मायके से ही आया है। अभी हमारे घर आए हुए उसे 4 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इतनी बातें सुना दी हैं कि 40 साल तक नहीं भूल पाएंगे। उसे अपने मायके का बड़ा घमंड है। सतीश जी मीना जी को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं भाग्यवान, बहू अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे हमारे घर के माहौल और हम सबको समझ जाएगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन हेमा किसी काम से बाहर गई हुई थी और मीना जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना घर के डेली के कपड़े हेमा के दहेज में आए वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिए जाएं। मीना जी के घर में पहले सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, जो कि कुछ दिनों पहले ही बिगड़ गई थी। इसलिए उन्होंने हेमा के दहेज में फुली ऑटोमेटिक मशीन में सारे कपड़े डाले और पहले वाले मशीन की तरह पहले पानी भर दिया और डिटर्जेंट डालकर मशीन चालू कर दिया। लेकिन मशीन अनबैलेंस बताकर बंद हो गई और कपड़े धुले ही नहीं। मीना जी तबीयत खराब होने के कारण सोती रह गई। हेमा जब घर पर पहुंची तो देखा सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में रखे हुए हैं और धुले भी नहीं है, और सासू माँ बिस्तर पर आराम फरमा रही है। तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर क्या था, बहू दंदनाती हुई मीना जी के कमरे में गई और उनका कंबल खींचते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली, माँ जी ये आपने क्या किया? मीना जी हड़बड़ा कर उठी और कहा,
क्या हुआ बहू, तुम इतना चीख क्यों रही हो? तभी हेमा बोली, अच्छा चीखू नहीं तो क्या आपकी आरती उतारूं? बहू क्या हुआ, थोड़ा शांत होकर मुझे बताओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मीना जी ने कहा। अच्छा तो सुनिए, जब आपको किसी चीज के बारे में मालूम नहीं रहता तो आप करती ही क्यों है ऐसे काम? आपने पहले इतना महंगी और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चलाया था क्या, जो आज आपने बिना मुझसे पूछे चला लिया? और हाँ, जाकर देखिए उसका नतीजा क्या हुआ है। कपड़े जैसे कि वैसे ही हैं और मशीन बंद पड़ी है। हेमा अपना मुंह बनाते हुए बोली। तभी मीना जी हड़बड़ाकर उठी और धड़ाम से बिस्तर पर ही गिर पड़ी। उन्हें वहीं चक्कर आ गए, क्योंकि वह कुछ दिनों से उदास सी रहने लगी थी, इसलिए खाना भी कम ही खा रही थी और ऊपर से तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आ गए। हेमा ने उन्हें संभाला और फिर पानी ला कर दिया। फिर से अपने मायके के गुणगान गाने शुरू कर दिए। कहने लगी, माँ जी, मेरे मायके में ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं। आपने कभी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं चलाई होगी, इसलिए शायद आपने पहले पाइप से पानी डाल दिया होगा, इसलिए मशीन बंद हो गई। उसने उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, बल्कि मायके के गुणगान करने लगी। अब कुछ दिनों बाद हेमा को अपने मायके जाना था। मीना जी ने सोचा, बाजार की मिठाइयों में मिलावट होती है, तो क्यों ना घर पर ही देसी घी से मिठाइयाँ अपने हाथों से बनाया जाए, जिससे मिठाइयों के स्वाद में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी। और उन्होंने एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ घर पर ही बना दी और बहू से कहा, बहू, इन मिठाइयों को अपने मायके में लेकर जाओ, देखना ये मिठाइयाँ सबको पसंद आएंगी। मीना जी का इतना कहना था कि हेमा उन पर भड़क गई और बोली, माँ जी, आप अपने इस दाकियानूसी ख्यालों से बाहर कब निकलेंगी? मेरे मायके में बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से मिठाइयाँ आती है, आपके जैसे घर की बनी हुई घटिया मिठाइयाँ नहीं खाती। अगर मैं ये सब लेकर जाऊंगी ना, तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। हम लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। आप लोगों को क्या, ना ही अपनी इज्जत की फिक्र है, ना ही मान सम्मान की। लेकिन मेरे मायके में ये सब नहीं होता, समझिए आप लोग ठहरे गांव वाले, आप लोगों का घर तो छोटा सा है और मेरे पापा की तो बड़ी हवेली है। मेरे पापा शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो तो राजन मुझे पसंद आ गया, इसलिए मैंने पापा से उससे शादी करने की जिद की और उन्होंने मेरी शादी उससे कर दी। वरना आप लोग तो मेरे मायके वालों के मुकाबले भी कुछ भी नहीं हो। तभी सतीश जी को बहू की बातें बर्दाश्त नहीं हुई और वह बीच में टोकते हुए बोली, बहू, अब लव मैरिज तो तुमने ही की है, तो कोई क्या कर सकता है। हम लोग तो नहीं गए थे तुम्हारा हाथ मांगने। तुम्हें हमारा बेटा पसंद आया, इसलिए तुमने उससे शादी की है। और रही बात हैसियत की, तो पैसे ही सब कुछ नहीं होते बेटा, इंसान का व्यवहार ही सब कुछ होता है। चाहो तो तुम हमारे पूरे मोहल्ले, आस पड़ोस, यहाँ तक कि मेरे ऑफिस में भी जाकर पूछ लो, कितना नाम और इज्जत है हमारी। तुम्हें मीना की बनाई मिठाइयाँ नहीं ले जाना है तो तुम मत ले जाओ, लेकिन बात बात पर अपने मायके का धौंस तो मत दिखाया करो। सतीश जी की बातें सुनकर बहू चुप तो हो गई, लेकिन उसका मन मीना जी द्वारा बनाई मिठाई काजू कतली पर ही था। वो मिठाई उसकी पसंदीदा मिठाई थी और देखने में किसी 5 स्टार होटल की मिठाई से कम नहीं लग रही थी। इसलिए उसने चुपचाप एक डिब्बा मिठाई उठाया और अपने कमरे में चली गई। सारा सामान पैक किया और वह मिठाई भी अपने कपड़ों के साथ रख ली। सोचा बाद में खा लेंगी, क्योंकि उस समय उसका मूड थोड़ा खराब था। लेकिन वह उस मिठाई को नहीं खा पाई और वह मिठाई लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में जिसने भी उस मिठाई को खाया,
सबने तारीफ की। सभी लोग उससे पूछ रहे थे कि उसने कौन से होटल से खरीदी है। जब उसने अपनी सासू माँ का नाम बताया तो सबने उसकी सासू माँ की खूब तारीफें की। तब हेमा को मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हुई। इधर मीना जी अपने पति सतीश जी से बोली, क्यों जी, आपने उससे ये सब क्यों कह दिया? जाने देते। नहीं मीना, बात बात पर वह तुम्हारा अपमान करती रहती है। जब देखो तब तुम्हें अपने मायके का घमंड दिखाती रहती है। तुम भी किसी से कम नहीं हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सतीश जी ने कहा। एक दिन हेमा के मायके से सतीश जी को फोन आया कि हेमा के छोटे भाई राजीव की सगाई है, जिसमें आप सभी को आना है। सतीश जी ने उन्हें बधाइयाँ दी और आने के लिए हाँ कहकर फोन काट दिया। लेकिन जब हेमा ने सुना तो वह बोली, देखिए पापा जी, आप लोग वहाँ आइएगा तो थोड़ा ढंग से कपड़े पहन कर आइएगा। ऐसे फटीचर वाले कपड़े मत पहन लेना, वरना वहाँ उतने बड़े बड़े लोग होंगे, भरी महफिल होगी, तब ऐसा ना हो कि मुझे आप लोगों का परिचय देने में भी शर्मिंदगी महसूस हो। 4 लोगों के सामने मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा, इसलिए पहले ही बता देती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे पहले बताया नहीं। इतना कहकर वह अपने मायके चली गई। बहू के मायके में सगाई वाले दिन बेटा राजन अपने मम्मी पापा के साथ पहुंच गया। अपने मायके में अपने सास ससुर को आया देखकर हेमा अपने नाक मुंह से कोड़ने लगी। उसका व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ना तो उसने अपनी सास के साथ अच्छे से बात की, ना ही मान सम्मान दिया। थोड़ी औपचारिकता निभाने के बाद, चाय पानी पूछने के बाद उसे किसी ने भी कोई बात नहीं की। बेचारे दोनों सास ससुर जैसे तैसे उसके भाई की सगाई अटेंड करके घर वापस आए। दोनों पति पत्नी को बहू के मायके वालों का व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। तब उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि शादी में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेटा बहू ही चले जाएंगे। सगाई में हुए अपमान को वे दोनों अभी भी नहीं भूल पा रहे थे। बहू तो बहू, ना ही उसके मायके वालों ने उनके साथ ढंग से बात की थी। हेमा तो बस अपने मायके का दिखावा करने में ही लगी हुई थी। अपने घर आकर मीरा जी ने सतीश जी से कहा, सुनिए जी, हमारे कपड़ों में या हमारे रहन सहन में ऐसी क्या कमी रह गई थी? जैसे बहू के रिश्तेदार लोगों ने कपड़े पहने थे, उससे कई अच्छे कपड़े तो हम लोगों ने पहने थे ना, और मुझे नहीं लगता कि हमारे रहन सहन में कोई कमी थी। अब तो मैं बहू के मायके शादी में नहीं जाऊंगी। सतीश जी ने भी प्यार से पुचकारते हुए कहा, अरे ठीक है बाबा, मत जाना, कौन तुम्हें जबरदस्ती भेज रहा है? इत्तेफाक से जिस दिन बहू के मायके में शादी थी, उस दिन मीना जी की बहन की बेटी की शादी थी। इसलिए मीना जी और सतीश जी अपनी बहन के घर चले गए और बेटा बहू अपने मायके गई। दोनों शादियां अच्छी तरह से संपन्न हो गई और सभी लोग घर आ गए। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन मीना जी के मायके से फोन आया कि उनके भतीजे को बेटा हुआ है, तो उनको बधाई देकर जाना था। मीना जी के मायके में ये प्रथा थी कि अगर मायके में कोई भी नए मेहमान का जन्म होता है तो बुआ बधाई लेकर जाती है। इसलिए मीना जी को भी बधाई में ढेर सारा सामान, बच्चे के लिए कपड़ा, सोने चांदी के आभूषण, माँ के लिए कपड़े, पिता के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और भी ढेर सारे उपहार लेकर जाना था। मीना जी खुशी खुशी अपने पति से कहती हैं, सुनिए जी, कितने सालों बाद मेरे भाई के घर में खुशियों ने दस्तक दी है। मैं तो सोने की चैन, चंद्रमा वाला लॉकेट और बच्चे के हाथ का चूड़ामणि भी लूंगी, और घर के सभी लोगों के लिए भी ढेर सारे उपहार भी ले जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए भाइयों के घर गए। अब एक के लिए ले जाऊं और एक के लिए नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना। सतीश जी बोली,
हाँ मीना, तुम सही कह रही हो, मैं अभी आया, कहकर वह बैंक में जमा पैसे निकालने गए और उन पैसों से मीना जी को जो मांगी थी सारा सामान दिलवा दिया। मीना जी बहुत ही खुश नजर आ रही थी। सतीश जी मीना जी को खुश देखकर बहुत ही खुश थे। मीना जी ने एक सुंदर सा झूला भी खरीदा जो चारों तरफ से रंग बिरंगे मोतियों की माला से सजा हुआ था। उसमें बीच बीच में मीना जी ने गुब्बारे भी लगा दिए थे जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। हेमा, ये ना ऐसा सब अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि परंपरा के नाम पर उसके मायके में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसे ये सब नया लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था, और वह अचंभित भी हो रही थी कि उसकी सासू माँ के पास कितना दिमाग है। वह तो उन्हें बिल्कुल गंवार ही समझ रही थी, लेकिन वह तो उससे भी ज्यादा चतुर हैं। उन्हें हर चीज की समझ है। वह भी अपने मायके के लिए कितना कुछ कर रही हैं। एक दिन उसने अपनी सास से कह दिया, माँ जी, आप इतना कुछ मायके में लेकर क्यों जा रही हैं, जबकि मायके वाले तो हमेशा देते ही है ना, और मैंने तो आपको आपके मायके जाती कभी देखा ही नहीं। मुझे इस घर में आए पूरे 2 साल हो गए, आप एक बार भी अपने मायके नहीं गई, और आज जा रही है तो इतना कुछ लेकर जा रही है। तभी मीना जी प्यार से बोली, बेटा, मैं इसलिए 2 साल से अपने मायके नहीं गई क्योंकि मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त थी। तुम नई नई आई थी और तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं किया, और आज जब मौका मिल रहा है तो पूरे धूमधाम के साथ जाऊंगी अपने मायके, और तुम भी चलना मेरे साथ मेरे मायके। मेरे भाइयों ने तुम्हें भी निमंत्रण दिया है। तभी है माँ आंखें नचाते हुए मुंह मटकाते हुए बोली, ना बाबा ना, मैं आपके मायके, और वह भी गांव में, मैं वहां जाकर क्या करूंगी। माँ जी, मैं तो अपने घर में ही ठीक हूँ। ना तो आपके मायके में ढंग के घर होंगे, ना कोई ढंग की व्यवस्था होगी। मैं तो वहां एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी। ना तो गांव में ढंग से लाइट रहती है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे। मीना जी प्यार से बोली, बेटा, तुम एक बार तो मेरे मायके में चलकर देखो, शायद तुम्हें वहां यहाँ से भी ज्यादा अच्छा लगेगा। हेमा बोली, क्या बात कर रही हो माँ जी, यहाँ से भी अच्छा लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी राजन वहां आ जाता है और कहता है, मम्मी ठीक कह रही है, तुम एक बार मामा जी के घर चलकर तो देखो, और मामा जी ने हम सबको निमंत्रण दिया है तो हम सबको तो जाना ही होगा, और अगर तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगेगा तो हम कार्यक्रम के दूसरे दिन ही वापस आ जाएंगे। मम्मी पापा 2-4 दिन और रुक कर आ जाएंगे। राजन की बातें सुनकर हेमा बात को टाल नहीं पाई और तैयार हो गई मीना जी के मायके जाने के लिए। हेमा बेबन सी तैयार हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं गांव का माहौल कैसा होगा, वह गांव में रह पाएगी या नहीं, वह गांव में कैसे रहेगी, वह कभी गांव में रही ही नहीं है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मीना जी अपने पूरे परिवार के साथ बधाई लेकर अपने मायके जाने के लिए तैयार होकर निकल गई। जैसे ही वह अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहर ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है। परिवार के सारे लोगों ने गांव के बाहर खड़े होकर मीना जी, सतीश जी और उनके बेटे बहू का बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। पूरे रास्ते फूलों की बारिश हो रही है। मीना जी के मायके के सारे बच्चे और औरतें डांस कर रही हैं। मीना जी भी उनके साथ नाचने लगती हैं। तभी मीना जी के सबसे बड़े भाई, जो कि लगभग 50 वर्ष के होंगे, वह एक सुंदर सी बग्गी लेकर आए जिसमें 2 घोड़े आगे लगे हुए थे। उस बग्गी में अपनी बहन, बहनोई और उनके बेटे बहू को बैठाकर पूरे गांव में फेरी लगवाई। बहुत ही धूमधाम से बहन, बहनोई और उनकी बेटी बहू का स्वागत करती हैं। ऐसे भव्य स्वागत को देखकर तो
हेमा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तो सोचा था कि जब उसकी सास इतनी मिडिल क्लास है तो उनके भाई लोग तो उनसे भी घटिया होंगे और ये तो बात करने की भी तमीज नहीं होगी, रहने खाने की तो दूर की बात है। लेकिन इतना कुछ देखकर तो वह दंग रह गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे ही पूरे गांव की सैर करके बग्गी मामा जी के घर के सामने रुकी, उसने देखा एक बहुत बड़ा नक्काशीदार घर बना हुआ है, जो इतना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है मानो इतने बड़े घर में तो 4 से 6 घर एक साथ बन जाएंगे। हेमा जी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके गर्दन इधर उधर घुमा घुमा कर अपनी सास की मायके के घर को देखती रह गई। अब वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो क्या देखती है, घर तो पूरा पक्का बना हुआ है। घर का आंगन इतना बड़ा है कि उसमें 3-4 कार आराम से खड़ी है। बड़े बड़े बरामदे हैं, 3-3 आंगन हैं। एक आंगन में गाय भैंस बंधी हुई है, दूसरे आंगन में सभी लोग रहते हैं। इसमें चारों तरफ कमरे हैं और बरामदे बने हुए हैं और पीछे वाले आंगन में तो पूरी बगिया ही लगी हुई है। इतना शानदार घर देखकर हेमा के तो होश ही उड़ गए। शहरों में तो ऐसे घर कभी देखने को नहीं मिलते उसे। वह मन ही मन सोच रही थी, यार इतने बड़े घर तो शायद शहर में होते ही नहीं है। बड़े बड़े घर तो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलते हैं। तभी उन्हें पूरे सम्मान के साथ कुर्सियों में बैठाया जाता है और मीना जी की बड़ी भाभी ने बड़ी सी बारात में उनके पैर धुलाए और साफ टॉवल से उनके पैर पहुंचे। फिर चावल और सिंदूर का टीका लगाकर गले मिली और खूब मान सम्मान दिया। उनका इस तरह का मान सम्मान देखकर हेमा की आंखों में आंसू आ गए। राजन ने उसे अपना रुमाल दे दिया। अब आई खाने की बारी। खाने में तरह तरह की मिठाइयाँ थी जो मीना जी, सतीश जी और उनके बेटे बहू के लिए था। जब खाने की थाली सज कर आई तो हेमा तो कटोरियां ही गिनती रह गई। 8 प्रकार की तो सब्जियां बनी थी, 3 तरह की रोटियां बनी थी। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने लगे, लेकिन हेमा के मन में बेचैनी बढ़ रही थी कि वह कब अपनी सासू माँ से पूछे कि माँ जी, आपको मायका इतना बड़ा है और इतना अच्छा है, लेकिन आपने कभी जताया नहीं कि इतना बड़ा है। कुछ समय बाद आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। वह सीधे अपनी सासू माँ की चारपाई के पास गई और उनके पास बैठकर पूछने लगी, माँ जी, मामा जी क्या करते हैं और आपका मायका इतना बड़ा है, लेकिन आपने मुझे कभी बताया नहीं। तभी मीना जी बोली, बेटा, खानदानी लोगों की यही तो पहचान होती है। मैं तो बचपन से ही महारानियों की तरह पली बड़ी थी। मुझे बचपन में नाजों से पाला गया था, लेकिन शादी के बाद राजन के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं अपने पापा से कोई मदद लूं। वह अपने उसूलों के पक्के हैं। वह एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है, अपने कर्म पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मेहनत करके जितना कमा लिया बस उसी में खुश रहना उन्हें पसंद है। इसलिए मैंने भी कभी भी अपने पापा या भाइयों से कोई मदद नहीं ली। और तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब, तुम्हारे मामा जी अर्थात मेरे भाई बहुत बड़े जमींदार हैं। इस गांव में सबसे ज्यादा जमीन मेरे मायके में ही है। सासू माँ की बातें सुनकर तो हेमा के होश ही उड़ जाते हैं कि उसकी सासू माँ के मायके वाले इतने पैसे वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने मायके का कभी घमंड नहीं किया। 3-3 कार है, इतना बड़ा घर है, फार्म हाउस है, इतनी सारी जमीन जायदाद है, लेकिन कभी भी उन्होंने एहसास भी नहीं होने दिया। और एक मैं हूँ, मैंने तो बात बात पर अपने मायके की धौंस अपने परिवार वालों को दिखाई है। सासूबा के मायके की औकात के सामने अपने मायके की औकात उसे फीकी लग रही थी। उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। सासू माँ के मायके के आगे मेरा मायका तो ना के बराबर है।
मेरे मायके का घर तो सिर्फ 3 मंजिला है, लेकिन यहाँ बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है और आंगन और दालन अलग से है। अब हेमा को बार बार वही बातें याद आ रही थी जब उसने अपनी सासू माँ को अपने मायके की धौंस दिखाई थी। अब उसकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे। किस प्रकार उसने अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया था। अब वह अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से भरती जा रही थी। अब वह जल्दी से जल्दी अपने घर में जाकर अपने सास ससुर और घर के सभी लोगों से माफी मांगना चाहती थी। पूरे 4 दिनों के बाद मीना जी, सतीश जी और उनके बेटे बहू को उनके मायके वालों ने पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया। साथ में ढेर सारे उपहार भी दिए। जब सभी लोग अपने घर आ गए तो हेमा अपने सासू माँ के कमरे में गई और बोली, माँ जी, आपके मायके में सब लोग इतने पैसे वाले हैं। आप बचपन से ही महारानियों की तरह रही हैं, लेकिन कभी क्यों नहीं जताया कि आप भी इतने पैसे वाले की बेटी हैं, जबकि मैंने आपका कितनी बार अपमान किया, अपने मायके की बड़ाई की, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वह अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। तभी मीना जी हेमा को समझाते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं हमेशा से ढेर सारे सुख सुविधाओं के साथ ही पली बड़ी हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी सतीश जी से इसलिए की थी क्योंकि सतीश जी एक ईमानदार और अपने कर्मों पर विश्वास करने वाले इंसान हैं। सतीश जी और मेरे पिताजी की मुलाकात बैंक में हुई थी। किसी ने सतीश जी को रिश्वत देकर कुछ लोन पास करवाने का लालच दिया था, लेकिन सतीश जी ने रिश्वत नहीं लिया। उस समय मेरे पापा भी वही थे। बस फिर क्या था, मेरे पापा की नज़रों से सीधे उनके दिल में उतर गए और मेरे पापा ने सतीश जी से ही मेरी शादी कर दी। मैं भी एक अच्छे परिवार की लड़की हूँ। मैंने भी अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए तुम्हारे इतने ताने देने के बावजूद भी घर में क्लेह की स्थिति नहीं आने दी। मुझे विश्वास था तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और नतीजा आज तुम्हारे सामने है। इसलिए बहू, सैर तो सास सवा सैर होने से ही काम नहीं बनता, बल्कि और बिगड़ जाता है। समझी बहू? इसलिए मैंने अपने मायके का जिक्र एक बार भी तुम्हारे सामने नहीं किया। सासू माँ की बात सुनकर हेमा अपनी सासू माँ को गले से लगा लेती है और रो रो कर माफी मांगने लगती है। तभी मीना जी हंसकर बोली, अरे बुद्धू, कहीं कोई माँ अपनी बेटी से नाराज होती है? मैं तो कभी नाराज थी ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था तुम अभी नादान हो। एक ना एक दिन जरूर समझ जाओगी। और सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, समझी? इतना कहकर दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो दोस्तों, हर इंसान एक दुकान की तरह होता है और जुबान ताला की तरह। जब जुबान खुलती है तभी पता चलता है कि वह दुकान सोने की है या कोयले की। इसलिए हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी के पास दिल होता है और अगर हम किसी का अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं परात्मा का अपमान कर देते हैं, क्योंकि सभी की आत्मा में परात्मा का अंश होता है। पर उस परात्मा का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि उस पर आत्मा का अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।